मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए नागरिकता के विविध सिद्धांत पर एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। नागरिकता बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। वर्तमान समय में नागरिकता बिल के विरोध में पूरे देश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, इन सब ने अब नागरिकता को चर्चा के केंद्र में ला दिया था। हम उसी नागरिकता के सिद्धांत पर विचार करने जा रहे हैं। ये नागरिकता संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित है। उसमें सबसे पहले हम विचार करेंगे नागरिकता संबंधी उदारवादी सिद्धांत पर, लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ये नागरिकता संबंधी उदारवादी सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि नागरिक उसे होना चाहिए जिसमें वाद विवाद की क्षमता हो, जो जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श के फलस्वरूप वो अपना दृष्टिकोण रख सके, ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उचित राजनीतिक मांगों को उपस्थित करे। उदारवादी नागरिकता के समर्थक इस बात पर बल देते हैं कि छात्रों का सामाजिकरण होना चाहिए, उसमें अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ दूसरों के दृष्टिकोण से भी वो अवगत होने चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा पर परंपरावादियों ने आपत्ति उठाई है। उसके अनुसार बहुलवादी उदारवादी शिक्षा अभिभावकों एवं धार्मिक सत्ता के क्षेत्र में हस्तक्षेप माना जा सकता है, उनके व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध होता है। जैसे कुछ धार्मिक समुदाय उदार शिक्षा पद्धति का विरोध करते हैं, उसके अनुसार इससे असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार नागरिकता संबंधी उदारवादी मान्यता द्वारा सार्वभौमिकता पर बल दिया जाता है। वे विधि के सम्मुख सभी लोगों के समान अधिकारों का समर्थन करते हैं। इसके अंतर्गत क्रियाशील, उत्तरदायी एवं गुणात्मक नागरिकता के साथ साथ जनहित पर भी बल दिया जाता है। ये इस मान्यता पर आधारित है कि नागरिकता कुछ ही लोगों तक सीमित होता है। उनके अनुसार वही नागरिक हैं जो अपने राजनीतिक समुदाय के साथ साथ अपने को समन्वित कर लेता है और राजनीतिक सहभागिता के द्वारा सामान्य हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करता है। नेक्स्ट है नागरिकता संबंधी अनुदारवादी सिद्धांत, कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बर्क हैं। वो नागरिकता को कुछ धनी लोगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। उनके अनुसार धनी लोगों के पास इतना समय होता है कि वो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करके वाद विवाद में भाग ले सके। वो नागरिकता के लिए बुद्धिजीवी अभिजन एवं अभिजात्य अभिजन को सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि आम जनता अपना शासन स्वयं करने में असमर्थ होती है। ऐसे लोग बिना निर्देशन के सोचने में सक्षम नहीं होते। बर्क के अनुसार शासन सामान्य इच्छा पर आधारित नहीं होता, बल्कि विवेक पर आधारित होता है। वह हितों पर आधारित प्रतिनिधित्व का समर्थक है, आम लोगों के प्रतिनिधित्व का समर्थक नहीं है। बर्क नागरिकता को सीमित करना चाहता है ताकि सक्षम अभिजातीय वर्ग ही सांसद बन सके। वह वास्तविक प्रतिनिधित्व की बात करता है। वह वर्तमान प्रतिनिधित्व को उचित नहीं मानता है जो सामान्य हित पर आधारित है। वह वास्तविक प्रतिनिधित्व को अच्छा मानता है क्योंकि यह एक खास हितों पर आधारित होता है। इसका एक लाभ यह भी है कि इसमें जो लोग मतदान में भाग नहीं लेते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व हो जाता है।
यह विचारधारा जनतंत्र में बहुमत के अत्याचार की संभावना को भी स्वीकार करता है। वह लोकप्रिय संप्रभुता का विरोधी है। वह सामान्य इच्छा के वर्ग जो है वो सामान्य इच्छा के सिद्धांत को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वह आम जनता की क्षमता में उनको संदेह है। इस संबंध में बर्क ने अपने विचारों को संक्षिप्त में स्पष्ट करते हुए, बर्क के विचारों को संक्षेप में पिटकिन ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जनतंत्र विश्व में सर्वाधिक निर्लज्ज चीज़ है। यानी पिटकिन जनतंत्र को बेकार मानते हैं, लेकिन फिर भी बर्क की जो ये अनुदारवादी विचारधारा है, ये वर्तमान युग में, वर्तमान विश्व में इस विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं है। अब आज के वर्तमान युग में प्रतिनिधित्व संबंधी मान्यता ही कायम है और इसी को रेस्पेक्ट दिया जाता है और यही प्रचलन में हो गया है। नेक्स्ट है नव उदारवादी सिद्धांत, नियो लिबरल थ्योरी। ये नियो लिबरल थ्योरी जो है ये सामाजिक नागरिकता की मान्यता को अस्वीकार करता है। इसके द्वारा स्वावलंबन पर बल दिया जाता है, यानी यह लोक कल्याणकारी राज्य की मान्यता को अस्वीकार करता है, क्योंकि उसके अनुसार इस लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ये गरीबों में निष्क्रियता की भावना उत्पन्न होती है। वह आत्मनिर्भर होने से वंचित रह जाता है। इसमें क्रियाशील नागरिकता के लिए यह सिद्धांत लोक कल्याणकारी मान्यता को सीमित करना चाहता है। उसके अनुसार जीविका उपार्जन के क्षेत्र में उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने पर बल दिया जाना चाहिए, जो आत्म अनुभूति और सामाजिक स्वीकृति के लिए आवश्यक है। लेकिन इस विचारधारा के आलोचक लोगों का कहना है कि जनहितकारी लाभों से यदि आम जनता, आम गरीबों और उपेक्षितों को वंचित कर दिया जाता है तो एक तो पहले से उनकी स्थिति खराब है और उनकी स्थिति और अधिक खराब होती चली जाएगी। इसी प्रकार का दृष्टिकोण मार्क्सवाद द्वारा अपनाया गया है, जो ये मानता है कि नागरिकता एवं इससे संबंधित अधिकार सिर्फ वर्ग विहीन समाज में ही संभव है। जहाँ समाज वर्ग में विभाजित है वहाँ नागरिकता संबंधी अधिकार सिर्फ पूंजीपतियों के हाथों में सिमट करके रह जाता है। नेक्स्ट है नारीवाद, फेमिनिज्म। नागरिकता संबंधी यह विचारधारा, इसके समर्थक जो हैं वो समाज में, उनका कहना है कि समाज में जिसे आत्मनिर्भरता की संज्ञा दी जाती है वह वास्तव में महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं को समान सहभागिता के अधिकार से वंचित करता है, क्योंकि इसमें आत्मनिर्भरता के तहत ये माना जाता है कि पुरुष को परिवार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है, जबकि महिलाओं को घरेलू कार्य की देखरेख करना है तथा बच्चों, बीमारों एवं बुजुर्गों की देखरेख करना है। उदारवादी नारीवादियों द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार एवं सामाजिक क्षेत्र में भी समान सहभागिता पर बल दिया जाता है। उनके द्वारा मानवीय आत्मनिर्भरता की उपेक्षा की जाती है, जो परिवार और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से उचित, दोनों ही दृष्टि से एकीकृत है। मार्क्सवादी एवं समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत पुरुषों के समान ही महिलाओं के भी अधिकार की मांग की जाती है। वे क्रांतिकारी संघर्ष द्वारा वर्ग आधारित समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। मार्क्सवाद क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष द्वारा समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं, लेकिन वे समाजवादी लक्ष्य की प्राप्ति में महिलाओं को समान दर्जा नहीं देते हैं। इसलिए कुछ आधुनिक नारीवादियों ने, जैसे इल्स्टेन, डीज आदि के द्वारा नारियों को जो सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन माना जाता है, यह ठीक नहीं है।
उन्हें माँ का दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए कि वे माँ बने या न बने, ये उनके इच्छा पर छोड़ा जाना चाहिए, इस पर उनका अधिकार होना चाहिए। इन विचारों से भिन्न यंग जैसे कुछ नारीवादियों द्वारा महिलाओं को पुरुष से भिन्न बनाने वाली कारकों को समाप्त करने पर बल दिया गया है। उनके अनुसार न्याय और समानता के द्वारा इसे समायोजित की जानी चाहिए। किस प्रकार पुरुषों एवं महिलाओं को इस भिन्नताओं से समन्वित किया जाए, इस पर उन्होंने ध्यान दिया है और वो कहते हैं कि न्याय और समानता के द्वारा इसे समायोजित किया जाना चाहिए। यंग ने यह भी स्पष्ट किया कि उदारवादियों द्वारा तटस्थता और विवेक के प्रति प्रतिबद्धता दिखलाई गई है, लेकिन वास्तव में यह समाज के कुछ समूहों के लिए हितकारी नहीं कहा जा सकता। उसने महिलाओं एवं नस्ल पर आधारित अल्पसंख्यकों को शोषित वर्ग में रखा है और उन्हें समान नागरिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिया है। लेकिन डीज ने इस विचारधारा की आलोचना की है। उसके अनुसार नागरिकता के अंतर्गत, विशेषकर जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, गुणों, संबंधों और व्यवहारिक पक्षों पर बल दिया जाता है, जिस पर नारीवादियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जब तक नारीवादियों द्वारा सिर्फ सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों तक ही अपना दृष्टिकोण सीमित रखा जाएगा, जैसे बच्चे, परिवार, विद्यालय, कार्य, मजदूरी, तब तक उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण एवं सोच उत्पन्न नहीं हो सकेगी। जब तक वो अपने आप में राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित नहीं करती, तब तक नागरिकता संबंधी अहम मुद्दा अछूता ही रह जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात का है कि वे सामान्य सामाजिक आर्थिक प्रश्नों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जागृत करें। कौन? औरतें, नारी अपने सामान्य सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जागृत करें और इस प्रकार से वे क्रियाशील नागरिकता के प्रति उन्मुख हो। यदि वे ऐसा कर पाती है तभी उनकी पृथक राजनीतिक पहचान बन सकेगी। इस प्रकार से ये नागरिकता के विविध सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, लेकिन इनमें कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं है। वर्तमान काल में समानता पर आधारित नागरिकता और समान नागरिक अधिकारों को आम स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब आवश्यकता इस बात का रह गया है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान किया जाए। सुशिक्षित नागरिक ही समाज के दायित्वों का समुचित निर्वाह कर सकता है। ये बात अरस्तु के समय से ही नागरिकता के लिए शिक्षा को एक आवश्यक तत्व माना गया है। अरस्तु इसी के आधार पर नागरिकता को शिक्षा के आधार पर ही कुछ ही लोगों तक सीमित रखता है। इसलिए एक अच्छे नागरिक को शिक्षित होना जरूरी है। धन्यवाद।